ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन और रिसर्च सेंटर EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम विश्व धरोहर सांची। ये कार्यक्रम भारतीय दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुदानित परियोजना भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। आलेख और विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुष्मिता पांडे। कार्यक्रम का निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुने कार्यक्रम विश्व धरोहर सांची। सांची, जिसके स्मारकों के पीछे एक लंबे इतिहास की रोमांचक अनुभूति होती है। यहाँ की कला में हमारी अपनी पहचान छिपी है, भारतीय संस्कृति के सबसे अनमोल मूल्यों की पहचान। इसीलिए इसको अब विश्व धरोहर के अंतर्गत रखा गया है। सांची भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर और विदिशा से 9 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में आता है। रेलवे स्टेशन से सांची का स्तूप इतना निकट है कि ये दूरी पर्यटक पैदल ही तय कर सकते हैं। सांची का नाम पहले वेदिसगिरी या चेतीयगिरी था। लगभग 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका नाम काकणाय पड़ा तथा गुप्त काल में काकनाद बोट पड़ गया। सांची के स्मारक मौर्य काल से लेकर गुप्त काल और फिर 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय इतिहास, धर्म, कला तथा स्थापत्य की एक बहुत रोचक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बौद्ध स्तूप और विहार, स्तंभ तथा मंदिर और मूर्तियां हैं। सांची के कला और स्थापत्य का इतिहास मौर्य काल में अशोक के समय, जो कि 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व माना जाता है, से प्रारंभ होता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है कि जब अशोक उज्जयिनी का प्रांतीय शासक नियुक्त हुआ तो वो राह में विदिशा में रुका था। वहीं एक व्यापारी की कन्या देवी से उसने विवाह किया, जिससे उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुए, जिन्होंने बाद में लंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कहा जाता है कि देवी के ही आग्रह से अशोक ने इस स्थान में स्तूप बनाने का निर्णय लिया होगा। दूसरा कारण ये भी रहा होगा कि सांची एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित था, जो मथुरा से प्रतिष्ठान या पैठन तक जाता था। अतः बौद्ध धर्म को लोकप्रिय करने के लिए ये उचित स्थान था, जहाँ नित्य सभी वर्गों और वर्णों के लोगों का आवागमन होता होगा। इसीलिए इस कला में लोक अभिप्रायों का प्रयोग करते हुए बौद्ध धर्म का संदेश दिया गया है।
सांची की कला में एक प्रमुख स्मारक स्तूप का है। स्तूप औंधे कटोरे की आकृति का स्मारक होता था, जो महापुरुषों की चिता अथवा अवशेषों के ऊपर बनाया जाता था। बुद्ध के शरीर धातु के भागों को भी विभिन्न स्थानों में रखा गया और उसके ऊपर स्तूप बने, क्योंकि निर्वाण की अवधारणा अच्छी समझी जाती थी। इसीलिए स्तूप दुख का प्रतीक नहीं थे, ये प्रतीक थे ज्ञान और आध्यात्म के, हर्ष और उत्सव के। इसीलिए सांची के शिल्प में जीवन के सभी पक्षों को दिखलाया गया है, क्योंकि सबका लक्ष्य अंततो गत्वा निर्वाण है। ऐसा माना जाता है कि अशोक के शासन काल में ईंट गारे का मूल स्तूप बना होगा। फिर शुंग काल अर्थात 184 से 72 ईसा पूर्व में इसके ऊपर पत्थर का आवरण बना। दोनों सोपान, दोनों वेदिकाएं हर्मिका और छत्रावली बनी। इससे स्तूप का व्यास 120 फीट और ऊंचाई हर्मिका और छत्रावली को छोड़कर 54 फीट के लगभग हो गई। फिर सातवाहन राजाओं के काल में तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। दक्षिणी तोरण द्वार के ऊपरी सिरदल के पृष्ठभाग पर एक अभिलेख है, जिसमें सातवाहन राजा शातकर्णी के साथ स्थपति आनंद का नाम है। स्तूप का गोल भाग अंड कहलाता है। इसमें 3 वेदिकाएं हैं, जिन्हें मेधि भी कहते हैं। एक जो इसके चारों ओर भूमि तल पर है, दूसरी अंड के बीच में जिसमें सोपान से जाते हैं, तीसरी हर्मिका की वेदिका है। वेदिका में प्रत्येक 2 स्तंभों के बीच में क्षैतिज पत्थर लगे हैं, जिन्हें सूची कहते हैं। स्तंभों के ऊपर के पत्थर को उष्णीश कहते हैं। यहाँ लकड़ी की वेदिका बनाने की तकनीक को ही पत्थर में दिखाया गया है। स्तूप के ऊपर की हर्मिका के भागों में वेदिका तथा यष्टि या छत्र हैं। स्तूप की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। प्रत्येक में 2 भारी स्तंभ हैं, जिनके ऊपर हाथी, सिंह और कुंभांड जैसे शीर्ष या कैपिटल्स हैं। शीर्ष के ऊपर 3 सिरदल या आर्किट्रेव्स हैं, जिनके दोनों सिरे कुंडलित हैं। इन पर सिंह बैठे हुए हैं। नीचे के स्तंभ के शीर्ष के पीठ या अबेकस से शाल भंजिकाओं की आकृतियां निकलती हैं, जो सबसे नीचे के सिरदल तक आती हैं। शेष दोनों सिरदलों के बीच के खाली स्थानों में भी ऐसी ही आकृतियां हैं, किंतु छोटी हैं। सिरदलों को 4 चौकोर अलंकृत वर्ग जोड़ते हैं। सबसे ऊपर के सिरदल पर धर्मचक्र है, जिसके दोनों ओर चामरधारी यक्ष तथा त्रिरत्न हैं। सांची के स्तूप की शिल्पकला। सांची के तोरण द्वारों में अनेक प्रकार के दृश्य शिल्पांकित हैं। पहला, इनमें भगवान बुद्ध के जीवन के दृश्य और जातक कथाएं हैं। दूसरा, ऐतिहासिक दृश्य हैं, जिनमें प्रसिद्ध राजाओं के दृश्य, जैसे बोधि वृक्ष के पास जाते सम्राट अशोक। तीसरा, यहाँ विभिन्न देवताओं, यक्ष, नाग, अप्सरा, शाल भंजिकाएं आदि भी अंकित हैं। ये सभी सांसारिक सुख और उर्वरता प्रदान करते हैं। साथ ही विभिन्न धार्मिक तथा मांगलिक प्रतीक, जैसे त्रिरत्न, सप्तमानुषी बुद्ध के प्रतीक, विभिन्न वृक्ष आदि भी उकेरे हुए हैं। ग्राम, वन, नगरों के सुंदर दृश्य भी दिखाए गए हैं। लता वृक्ष आदि हैं, जो अलंकरण स्वरूप प्रयुक्त हुए हैं।
प्राकृतिक तथा काल्पनिक पशुओं का खूबसूरत शिल्पांकन भी दिखता है। सांची की शिल्पकला में विविध देवता, यक्ष और शाल भंजिकाएं कला की दृष्टि से अनूठे हैं। यक्षों का संबंध अमरता, भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य से माना जाता है। ये विशालकाय रूप में प्रत्येक ग्राम में स्थापित होते थे। इनको चारों दिशाओं के लोकपाल के रूप में भी माना गया है। लोकपाल चारों दिशाओं के प्रहरी देवता के रूप में थे। उत्तर में वैश्रवण या कुबेर, पूर्व में धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरूढ़क और पश्चिम में विरूपाक्ष होते हैं। शाल भंजिका के विषय में ये मान्यता थी कि नवयुवती कन्या के पैर के स्पर्श से शाल वृक्ष पल्लवित हो जाता है। अतः शाल भंजिका यक्षी के रूप में उर्वरता की भी प्रतीक मानी जाती है। भगवान बुद्ध से संबंधित दृश्य प्रतीकों के माध्यम से दिखलाए गए हैं। हीनयान बौद्ध मत में बुद्ध के शरीर को दिखाने की परंपरा नहीं थी, क्योंकि बुद्ध द्वारा शरीर को नश्वर या पूतिकाय माना गया था। बुद्ध के जन्म को पद्म पर खड़ी माया द्वारा दिखलाया गया है, जिनका हाथियों द्वारा अभिषेक हो रहा है। पूर्वी तोरण द्वार के उत्तरी स्तंभ पर कपिल वस्तु में माया देवी को दाईं करवट में निद्रा मग्न दिखलाया है। इसमें श्वेत हाथी के रूप में पैर समेटे बोधिसत्व उनकी कोख में प्रवेश करने वाले हैं। बुद्ध के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी उनका महाअभिनिष्क्रमण या गृह त्याग। इसको पूर्वी तोरण द्वार पर अंकित किया गया है। इसे खाली रथ या घोड़े के ऊपर छत्र लिए व्यक्ति द्वारा दिखलाया गया है। दृश्य के एक ओर से सारथी को छत्र लिए जाते दिखाया गया है। इसके अंत में बुद्ध के पद दिखाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे घोड़े से उतर गए। फिर उल्टी ओर सारथी छंदक को बिना छत्र चामर के दिखलाया गया है। उत्तरी तोरण द्वार पर भी बुद्ध की सवारी दिखलाई है, जब वे मृत्यु, बुढ़ापा आदि पहली बार देखते हैं। उत्तरी तोरण द्वार पर उनके भौतिक शरीर को सांकेतिक रूप से मांगलिक चिन्हों द्वारा दिखलाने की चेष्टा की गई है। पास ही में वेदिका में भगवतो पमाण लठी लिखा है, अर्थात बुद्ध के माप की लाठी उनके माप की व्यंजना है। संबोधि या बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष द्वारा दिखलाया गया है। इसके नीचे खाली वज्रासन या पत्थर की सीट भी बुद्ध का संकेत करती है। दक्षिणी तथा उत्तरी तोरण द्वारों पर सुजाता का भी अंकन है, जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी। पश्चिमी तोरण द्वार में पृष्ठभाग के सिरदल में संबोधि का दृश्य है। बीच में बोधि मंड, बोधि वृक्ष, जो मंदिर जैसी संरचना के बीच से निकलता दिखता है, जिसके एक ओर मार यानी कामदेव की सेना पराजित होकर भाग रही है, दूसरी ओर देवता पुष्पमालाएं आदि लेकर सत्य की असत्य पर विजय मना रहे हैं, क्योंकि बुद्ध सांसारिक प्रलोभनों से प्रभावित नहीं हुए। धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात बुद्ध द्वारा धर्म का उपदेश देना, इसे चक्र द्वारा दर्शाया गया है। जैसे दक्षिणी तोरण द्वार के पश्चिमी स्तंभ पर चक्र है, जिसके ऊपर छत्र है। उपासक गण नीचे हाथ जोड़े खड़े हैं। इसी प्रकार के दृश्य पूर्वी और पश्चिमी तोरण द्वारों पर भी अंकित हैं।
महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध का इस लोक को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करना। इस घटना को स्तूप द्वारा दिखलाया गया है। बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अलावा तोरण द्वारों में भारतीय संस्कृति के अनेक पहलुओं को उकेरा गया है। उत्तरी तोरण द्वार में 2 स्तंभ हैं, जिनके ऊपर हाथी के बने शीर्ष हैं। स्तंभ के पीठ यानी अबेकस से शाल भंजिकाएं निकली हैं। शाल भंजिकाओं का छोटा रूप 2 सिरदलों के मध्य में भी है। तोरण द्वार ऊपर से 3 सिरदलों से शोभित है। इन सिरदलों के दोनों छोर कुंडलित हैं। सबसे ऊपर के सिरदल के बीच में धर्मचक्र और दोनों ओर चामरधारी यक्ष हैं, जिसमें से एक टूट चुका है। चामरधारी के बाद दोनों छोरों में त्रिरत्न हैं। ऊपर तथा मध्य के सिरदल में बोधि वृक्ष और स्तूपों द्वारा सप्तमानुषी बुद्धों का अंकन है। ये मान्यता है कि गौतम बुद्ध से पहले भी अन्य बुद्ध हुए थे। इन्हीं को सप्तमानुषी बुद्ध कहा गया है। नीचे के सिरदल पर वेसंतर जातक की कथा अंकित है, जो इसी सिरदल के पीछे के भाग में भी उकेरी गई है। इसमें दिखाया है कि बोधिसत्व किसी जन्म में राजकुमार वेसंतर थे। वे परम दानी थे। इस सिरदल में उनका क्रमशः राजकीय सामान, रथ, घोड़ा, बच्चे तथा पत्नी तक का दान दर्शाया गया है और फिर बाद में इंद्र द्वारा सब कुछ लौटाए जाने का भी मार्मिक चित्रण है। उत्तरी तोरण द्वार के सिरदलों के पीछे का भाग। सबसे ऊपर के सिरदल में षड्दंत जातक अंकित है, जिसमें बोधिसत्व पूर्व जन्म में 6 दांतों वाले हाथी के रूप में जन्मे थे। उत्तरी तोरण द्वार के पृष्ठभाग के मध्य सिरदल पर सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर देने के दृश्य का सुंदर शिल्पांकन है। उत्तरी तोरण द्वार के पूर्वी स्तंभ के पूर्वी मुख में प्रतीकात्मक विधि से बुद्ध को दर्शाया गया है। नीचे बुद्ध पद और इसके ऊपर मांगलिक चिन्हों की मालाएं लटकी हैं, जो शुभ होने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध का व्यक्तित्व था। इसी से लगी हुई वेदिका में ब्राह्मी में लिखा है, काकणाय भगवतो पमाण लठी, अर्थात सांची में भगवान के प्रमाण की लाठी। उत्तरी तोरण के इसी स्तंभ के उत्तरी मुख में सबसे ऊपर के फलक में बुद्ध का श्रावस्ती में चमत्कार का अंकन है, जहां उन्होंने आम्र वृक्ष में आम उत्पन्न कर दिए थे। श्रावस्ती नगर का प्रसिद्ध जेतवन, जहां बुद्ध के अनुयायी श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने राजकुमार जेत की शर्त पूरी करते हुए संपूर्ण उद्यान की भूमि में स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर उसे प्राप्त किया था। जेतवन की 3 कुटियाएं, गंध कुटी, कोशंब कुटी और करोरी कुटी भी दर्शाई गई हैं। इसी स्तंभ पर राजा प्रसेनजित की यात्रा है, जो बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। इसी स्तंभ के पश्चिमी मुख के ऊपरी फलक पर इंद्र का अपने साथियों के साथ एक पर्वत गुहा, जो इंद्रशैल गुहा कहलाती थी, वहां आकर बुद्ध के दर्शन करना दिखलाया गया है। इसके नीचे बिंबिसार या अजात शत्रु की यात्रा और बुद्ध के दर्शन के दृश्य हैं। उत्तरी तोरण द्वार के पश्चिमी स्तंभ के सामने या उत्तरी भाग में संकाश्य में चमत्कार दर्शाया है। संकाश्य नगर में सोपान लगाकर बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने स्वर्ग तक गए थे।
इसमें इंद्र और ब्रह्मा भी अंकित हैं। इसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा नगर से निकलना और विरक्त होना उत्कीर्ण है। इसी के नीचे संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध का शाक्य गणों को उपदेश देना दिखाया गया है। इसी पश्चिमी स्तंभ के पूर्वी मुख के ऊपरी फलक में मल्ल गणों द्वारा स्तूप वंदना है। इसके नीचे वैशाली में वानरों द्वारा बुद्ध को मधु पात्र भेंट करते दिखाया है। फिर बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन दर्शाया गया है। कपिलवस्तु जो आजकल गोरखपुर के पास कसिया नामक जगह है। सांची के दक्षिणी द्वार का शिल्पांकन। सम्मुख भाग के ऊपरी सिरदल में गजलक्ष्मी है। बीच के सिरदल में रामग्राम स्तूप के दर्शन के लिए अशोक का आगमन दिखाया है। नाग देवता इसके रक्षक थे, जिनको मानव वेश में पूजा करते या जल से निकलते दिखलाया है। इसके नीचे के सिरदल में कमल और मालाएं लिए कुंभांड दिख रहे हैं। दक्षिणी तोरण द्वार के पृष्ठभाग के ऊपरी सिरदल में मानुषी बुद्धों के प्रतीक बोधि वृक्ष और स्तूपों का अंकन है। बीच के सिरदल में षड्दंत जातक तथा सबसे नीचे के सिरदल में बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात अस्थि अवशेषों के लिए लड़ाई अंकित है। दक्षिणी तोरण द्वार में सबसे रोचक बात यह है कि पृष्ठभाग में सबसे ऊपरी सिरदल के बीच वाले स्तूप में 3 पंक्तियों का अभिलेख है। इससे पता लगता है कि शिल्पियों के अग्रणी आनंद ने सातवाहन शासन काल में इस सिरदल का दान किया था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि तोरण द्वारों की स्थापना सातवाहन काल में ही हुई। निचले सिरदल के पश्चिमी स्तंभ पर धर्म चक्र प्रवर्तन, राजा की यात्रा जो शायद अशोक ही होंगे, और इंद्र की यात्रा भी अंकित है। स्तंभ के भीतरी या पूर्व मुख पर संबोधि अशोक का सूखे बोधि वृक्ष को देखकर मूर्छित होना और 2 रानियों द्वारा संभालना दिखाया गया है। इसके नीचे बुद्ध के केशों की स्वर्ग में पूजा का अंकन है। इसमें लिखा है कि ये विदिशा के दंतकारों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसकी शैली बहुत बारीक है। पूर्वी स्तंभ अब संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके नीचे के फलक में बुद्ध के पास एक राजा का आगमन है, जो बिंबिसार या फिर अजात शत्रु हो सकते हैं। इसी स्तंभ के भीतरी या उत्तरी मुख में उर्वेला ग्राम का दृश्य है। कहीं महिलाएं सिल लोढ़े से काम करती दिख रही हैं, कहीं मूसल से धान कूट रही हैं, तो कहीं सूप से धान साफ कर रही हैं। कुछ महिलाएं सिर पर खड़ा लिए हैं। नीरांजना नदी में पशु दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे के दृश्य में कर्मकांडी ऋषि कश्यप हैं। इन जटिल ऋषि भाइयों पर बुद्ध की विजय दिखाई है। बुद्ध विषधर सर्प को अग्नि रूप में शांत कर देते हैं। कर्मकांडी जटिलों की यज्ञ की तैयारी बुद्ध के प्रभाव से संभव नहीं होती है, परंतु बाद में उनकी कृपा से संभव हो जाती है। ये सभी इस दृश्य में हैं। पूर्वी तोरण द्वार के उत्तरी स्तंभ के सामने के दृश्य में 6 स्वर्ग दर्शाए हैं। इसी स्तंभ का भीतरी अथवा दक्षिणी मुख में ऊपरी फलक पर देवताओं द्वारा बुद्ध से धरती पर जन्म लेने की प्रार्थना है। दूसरे फलक पर बुद्ध की माता महामाया निद्रामग्न हैं। श्वेत हाथी उनकी कोख में प्रवेश करने वाला है। ये बुद्ध जन्म का संकेत है।
इसके नीचे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का बुद्ध के दर्शन के लिए प्रस्थान है। इसके सम्मुख भाग पर बुद्ध और मुच्चलिंद हैं। दूसरी फलक में त्रपुष और भल्लिक नाम के व्यापारियों द्वारा बुद्ध को भोजन देना दिखाया है। बुद्ध के पास कोई भोजन पात्र नहीं था, इसलिए 4 लोकपालों ने उन्हें 4 भिक्षा पात्र भेंट किए। इसी स्तंभ के भीतरी और पश्चिमी ओर बोधि वृक्ष और रत्नगृह हैं। इसके अलावा स्वस्तिक नामक घसियारे द्वारा बुद्ध को बैठने के आसन के लिए घास का दान है। सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर देना भी है तथा बुद्ध का चंकम भी अंकित है। चंकम बुद्ध के टहलने का संकेत करता है। पूर्वी तोरण द्वार पर बाहर की ओर ऊपरी सिरदल पर सप्तमानुषी बुद्धों का अंकन है। बीच के सिरदल पर राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग है। इसे खाली रथ के ऊपर छत्र लिए सारथी द्वारा दिखलाया गया है, जिसका अर्थ है कि वो सिद्धार्थ को ले जा रहा है। पूर्वी तोरण द्वार पर बाहर की ओर ऊपरी सिरदल पर सप्तमानुषी बुद्धों का अंकन है। बीच के सिरदल पर राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग है। इसे खाली रथ के ऊपर छत्र लिए सारथी द्वारा दिखलाया गया है, जिसका अर्थ है कि वो सिद्धार्थ को ले जा रहा है। इसके बाद विपरीत दिशा में सारथी को बिना छत्र लिए दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि सिद्धार्थ उतर गए। सबसे नीचे के सिरदल में अशोक द्वारा बोध गया में बोधि वृक्ष के पास जाना और उसको सिंचवाना दिखलाया गया है। पृष्ठ भाग में ऊपर के सिरदल में मानुषी बुद्धों के प्रतीक बोधि वृक्ष हैं। बीच के सिरदल में स्तूप की पूजा करते पशु और कुछ काल्पनिक पशु भी हैं। तीसरे सिरदल पर रामग्राम के स्तूप पर हाथी कमल चढ़ा रहे हैं। पूर्वी तोरण द्वार के दक्षिणी स्तंभ के बाहरी या सामने के भाग में मंदिर के साथ बुद्ध का चंकम है, फिर वृक्ष अंकित है। इसके नीचे बुद्ध के केशों की स्वर्ग में पूजा का अंकन है। इसमें लिखा है कि ये विदिशा के दंतकारों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसकी शैली बहुत बारीक है। पूर्वी स्तंभ अब संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके सम्मुख भाग पर बुद्ध और मुचलिंद हैं। दूसरे फलक में त्रपुष और भल्लिक नाम के व्यापारियों द्वारा बुद्ध को भोजन देना दिखाया है। बुद्ध के पास कोई भोजन पात्र नहीं था, इसलिए 4 लोकपालों ने उन्हें 4 भिक्षा पात्र भेंट किए। सांची महास्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार के आगे का भाग। ऊपरी सिरदल पर मानुषी बुद्धों के प्रतीक हैं। मध्य सिरदल पर सारनाथ में बुद्ध का उपदेश है और तीसरे सिरदल पर षड्दंत जातक का अंकन है। इसमें बोधिसत्व हाथी के रूप में जन्मे थे। पश्चिमी तोरण द्वार के पृष्ठभाग पर ऊपर के सिरदल में अस्थियों का प्रस्थान है। बीच के सिरदल में अस्थियों को देने में कुशीनगर के मल्लों द्वारा अवरोध है। तीसरे सिरदल में संबोधि के पश्चात कामदेव पर बुद्ध की विजय है। एक ओर मार की सेना भाग रही है। इसी तोरण द्वार के दक्षिणी स्तंभ के सम्मुख भाग पर महाकपि जातक का अत्यंत मार्मिक अंकन है।
यहाँ ये दिखाया गया है कि एक जन्म में बोधिसत्व वानर थे और उन्होंने अपने साथी वानरों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का पुल बनाकर प्राण त्याग दिए थे। इसके नीचे देवताओं द्वारा बुद्ध से धरती पर आने की विनती है और फिर इंद्र का आगमन है। इसी स्तंभ के भीतरी भाग या उत्तरी मुख में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति और मार की सेना का आक्रमण है। इसके नीचे बुद्ध का शाक्य गणों को उपदेश है। पश्चिमी तोरण द्वार के ही उत्तरी स्तंभ के भीतरी या दक्षिणी मुख में श्याम जातक की रोचक कथा अंकित है। बोधिसत्व सुवर्ण साम नाम के युवक के रूप में अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा में रत हैं। काशी राज के बाण से उनकी मृत्यु हो जाती है, पर अंत में देव कृपा से पुनर्जीवन मिल जाता है। उनके माता पिता को भी नेत्र ज्योति मिल जाती है। इसके नीचे के फलक में बुद्ध के ध्यान करते समय आंधी पानी आदि से उनकी रक्षा करते मुचुलिंद नाग हैं। साथ ही नाग राजा के परिवार का भी अंकन किया गया है। इसके नीचे मत्स्य शार्दूल नाव में बुद्ध की अस्थियों को गंगा पार ले जाया जा रहा है। इस स्तंभ के सम्मुख भाग में आमोद प्रमोद के दृश्य हैं। लताएं, वृक्ष आदि अलंकरण के रूप में शिल्प में गति दिखलाते हैं। अभिलेख सांची के स्तूप की वेदिका में दान देने वालों के नाम हैं। इन नामों से पता लगता है कि इस कला में समाज के सभी वर्गों के नर और नारियों का भी योगदान था। अभिलेखों से इतिहास के रोचक तथ्य भी झलकते हैं। जैसे दक्षिणी तोरण द्वार के पास अशोक के स्तंभ के अवशेष हैं, जिसमें संग में फूट डालने वालों को कड़ी सजा का निर्देश है। पूर्वी तोरण द्वार के पास वेदिका में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का लेख है, जिसके अनुसार आम्र कार्दव ने यहाँ बौद्ध विहार को दीपदान दिया तथा भोजन के लिए दान की व्यवस्था की। स्तूप क्रमांक 3 ये स्तूप क्रमांक 1 या महास्तूप के पास ही है। इसमें बुद्ध के प्रथम शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अस्थि अवशेष मिले थे। इसमें एक ही तोरण द्वार है। स्तूप क्रमांक 2 स्तूप क्रमांक 1 के पश्चिमी भाग से कुछ दूरी पर दूसरे स्थल पर है। इसमें कोई भी तोरण द्वार नहीं है। इसकी वेदिका पशु, पक्षी, यक्ष, किन्नर, मानव आदि द्वारा शिल्पांकित है। मंदिर क्रमांक 17 महास्तूप के दक्षिण पूर्व भाग पर ये गुप्तकालीन संरचना है। गर्भगृह के ऊपर सपाट छत है। गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त बरामदा है। स्तंभ नीचे से चौकोर, फिर क्रमशः 8 पहलू एवं 16 पहलू होते गए हैं। इनके ऊपर औंधे कमल का शीर्ष है। युग्म सिंह ऊपर के शीर्ष पर बैठे हैं। सिंहों के बीच में खजूर के वृक्ष हैं। मंदिर क्रमांक 18 ये 7वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसका पिछला भाग अर्धवृत्ताकार है। स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर के बने हुए हैं। मंदिर क्रमांक 45 तथा विहार इसका निर्माण लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में तथा पुनर्निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसमें खुला आंगन,
3 छोटे मंदिर और भिक्षुओं के कक्ष हैं। ये द्वितलीय है। ऊपर शिखर भी था, जिसके अवशेषों से ज्ञात होता है कि वो काफी अलंकृत था। गंगा यमुना की मूर्तियां द्वार के नीचे की ओर हैं। गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्म पर विराजमान है। भिक्षुओं के आवास या रहने के विहारों के भी अवशेष सांची में हैं। तो यही है सांची, जहाँ के स्मारक प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला और स्थापत्य के अद्भुत विकास के साक्षी हैं। इसीलिए यहाँ देश विदेश के पर्यटकों का तांता लगा रहता है, जो हमारी गरिमामय संस्कृति की झलक पाने दूर दूर से आते हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम विश्व धरोहर सांची। ये कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुदानित परियोजना भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। विषय विशेषज्ञ और आलेख तैयार किया डॉक्टर सुस्मिता पांडे ने। स्वर सरिता हरगरे का था। ध्वनि मुद्रण किया पीयूष कांबले ने। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन और रिसर्च सेंटर EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।